हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12वीं क्लास का भूगोल का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। तो आज हम इस चैप्टर को विस्तार से जो आपका लेटेस्ट सिलेबस होने वाला है उसके हिसाब से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने 11th क्लास में आपकी बुक का नाम था भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके अंदर आपने भौतिक भूगोल जो होता था उसके बारे में पढ़ता, पर्वत, पठार, नदियाँ, मृदा, इन सब के बारे में पढ़ता। लेकिन आप इस बुक के अंदर जो आपकी बुक है उसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी आप इस बुक के अंदर जो मानव भूगोल है, चाहे वो जनसंख्या भूगोल हो, चाहे वो आवासीय भूगोल हो, यानी जो मानव का भूगोल है, जो भूगोल मानव ने बनाया उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मानव भूगोल की परिभाषा। अलग अलग जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने अलग अलग मानव भूगोल की परिभाषाएं दे रखी है। सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो रेट जेल की आती है। रेट जेल एक महान भूगोल के भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं क्या है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में परिभाषाएं पूछ लेते। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते कि रेट जेल की मानव भूगोल की परिभाषा क्या थी, या एलन सैंपल की मानव भूगोल की क्या परिभाषा थी। तो आपकी इन तीनों की जो परिभाषा वो याद होनी चाहिए। तो रेट जेल की परिभाषा क्या थी मानव भूगोल के संदर्भ में। तो रेट जेल ने कहा था मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है। जो मानव भूगोल है वो क्या है, मानव भूगोल मानव समाज, जो मानव है, इंसान है, और जो धरातल है यानी जमीन है, इसके बीच में जो भी संबंध है उसका संश्लेषित अध्ययन है, ये रेट जेल ने कहा था। एलन सैंपल ने क्या कहा था, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। जो एलन सैंपल है, इन्होंने ये कहा था कि जो मानव भूगोल है अस्थिर पृथ्वी, यानी आपको पता है पृथ्वी वो एक स्थिर नहीं है, हमेशा बदलती रहती है। वो क्रियाशील मानव, और मानव भी क्रियाशील होता है, कभी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता है। इनके बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन जब हम करते हैं, ये एलन सैंपल जो भूगोलवेत्ता थे इन्होंने कहा था, मानव भूगोल की परिभाषा दी थी। पोल विडाल दी लाब्लास, ये एक महान भूगोलवेत्ता है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पनाएं, ठीक है। पोल विडाल दी लाप्लास ने यह कहा था कि हमारी जो पृथ्वी है इसको नियंत्रित करने वाले जितने भी भौतिक नियम है, कारक है, और इस पर रहने वाले जितने भी जीव है, इनके बीच में जो संबंध है उसका संश्लेषित ज्ञान, ये पोल विडाल दी लाप्लास ने कहा था। ये तो इन सब की इन सब के अनुसार भूगोल की परिभाषा है। लेकिन एक आसान सी मैं आपको भूगोल की परिभाषा बताता हूँ जो आपको आराम से याद हो जाएगी। जो मानव है और प्रकृति है, मानव और प्रकृति के बीच में जो भी संबंध है, जो भी रिलेशन है, उसी को मानव भूगोल कहते हैं, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ ले कि मानव भूगोल की परिभाषाएं लिखिए, तो आप ये भी लिख सकते हैं मानव और प्रकृति के बीच में जो भी संबंध है उसी को मानव भूगोल कहते हैं, तो भी आपका ठीक रहेगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा मानव भूगोल की परिभाषा। ये अलग अलग जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी थी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि मानव भूगोल के क्षेत्र, जो मानव भूगोल है उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं, मानव भूगोल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। नगरीय भूगोल, ठीक है, नगरों के बारे में आप इसी बुक में पढ़ेंगे, नगर किस तरीके से होते हैं, ठीक है, कितने तरीके के होते हैं, ग्रामीण और शहरी नगर में क्या अंतर होता है। जनसंख्या भूगोल के बारे में आपने ये देखा कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पे बहुत कम लोग रहते हैं, तो ये भी आप मानव भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और सामाजिक भूगोल, जितने भी भूगोल है इन सब के अंदर ये मानव भूगोल के क्षेत्र हैं, ये सब मानव भूगोल के अंदर पढ़ा जाता है। अब नेक्स्ट है मानव भूगोल के उपक्षेत्र। मानव भूगोल के उपक्षेत्र यानी छोटे स्तर पर होते हैं, ठीक है। संसाधन भूगोल आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। कृषि के बारे में सेकंड बुक में आप पढ़ेंगे कृषि के बारे में, ठीक है। उद्योग भूगोल के बारे में आप इसी बुक में पढ़ेंगे। व्यापार भूगोल और पर्यटन भूगोल, पर्यटन यानी घूमना फिरना, ठीक है। तो ये मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट
टॉपिक है। ठीक है, ये आपकी जो बुक है फर्स्ट चैप्टर है आपकी इस बुक का, इसमें से ज़्यादातर जो सवाल पूछा जाता है वो इसी टॉपिक से पूछा जाता है। भौगोलिक विचारधाराओं के बारे में देखिए अब क्या है। भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बीच अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्हीं विचारों को भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। जो भूगोल है उसके अंदर बहुत सारे भूगोलवेत्ता हुए हैं, या जिन्हें वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। जिस तरीके के साइंस में वैज्ञानिक होते हैं वैसे भूगोल में वैज्ञानिक होते हैं जिन्हें भूगोलवेत्ता कहते हैं। ठीक है, भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने प्राकृतिक यानी नेचर और मनुष्य के बीच में जो भी संबंध है, उनके बीच में मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो भी संबंध है उनका विचार प्रकट किया है, लोगों के सामने बताया। जैसे कि कोई ए नाम का भूगोलवेत्ता है, उसने मानव और प्रकृति के बीच में संबंध बताया, तो उसकी वो विचारधारा हो गई। ठीक है, कोई और बता रहा है मानव और मनुष्य प्रकृति के बीच में संबंध बता रहा है, तो वो उस वैज्ञानिक की विचारधारा ही हो गए। और इन्हीं विचारों को क्या कहा गया, इन्हीं को भौगोलिक विचारधाराएं कहा गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा जब भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए और उन्होंने क्या कहा, प्रकृति और मनुष्य के बीच में जितने भी संबंध है उनका विचार जो है वो प्रकट किया, इन्हीं को ही भौगोलिक विचारधारा कहा गया। और जो भौगोलिक विचारधारा है ये कितने तरीके की होती है, तो ये 3 तरीके की होती है। ठीक है, भौगोलिक विचारधारा है ये 3 तरीके की होती है। एक नियतिवादी या जिसे निश्चयवादी विचारधारा कहते हैं, इसे पर्यावरण निश्चयवाद भी कहते हैं। दूसरा संभववाद विचारधारा और तीसरा नव निश्चयवाद विचारधारा। ठीक है, तो भौगोलिक विचारधारा 3 तरीके की विचारधारा, इसके नियतिवादी विचारधारा है और संभववाद विचारधारा और नव निश्चयवाद विचारधारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बारी बारी से इन तीनों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहला वाला जो भौगोलिक विचारधारा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले जो भौगोलिक विचारधारा थी वो थी नियतिवाद, या जिसे निश्चयवाद विचारधारा भी कहते हैं, या इसे पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा भी कहते हैं। अब नियतिवाद विचारधारा के अंदर होता क्या है, ये मानव के आदिम अवस्था की ओर दर्शाता है। जो नियतिवाद विचारधारा है मानव की आदिम अवस्था है उसको दर्शाता है। वो कैसे, वो देखिए। प्रारंभ में शुरू में क्या था, शुरू में मानव आदिम अवस्था में था। प्रारंभ में क्या था, मानव आदिम अवस्था में था, आप सबको भी पता है। उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। ठीक है, प्रारंभ में क्या था, जो मानव था वो आदिम अवस्था में था और उसने क्या कर रहा था, उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। जैसे कि बारिश होती थी तो वो चिपक जाता था। ठीक है, इस समय प्रौद्योगिकी का जो स्तर था, टेक्नोलॉजी थी, उसका स्तर था जो निम्न था, बहुत कम, टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। ठीक है, मानव का विकास था वो भी बहुत कम हुआ था क्योंकि मानव आदिम अवस्था में था उस समय, इतना दिमाग तो हुआ नहीं करता था मानव में उस समय। ठीक है, मानव प्रकृति को सुनता था, जो मानव है प्रकृति की सुनता था, उसकी पूजा करता था तथा उसकी प्रचंडता से डरता था। प्रचंडता से कैसे डरता है, जैसे बारिश हो रही है तो सोचता था जो उनका जो भगवान है उनके प्रकोप है उनके ऊपर, या बिजली कड़क रही है तो वो डर जाता था। ठीक है, अलग अलग तरीके से वो सोचता था। ठीक है, क्योंकि उसका विकास इतना हुआ नहीं था। ठीक है, संसाधनों के लिए मानव प्रकृति पर निर्भर रहता था। ठीक है, जो संसाधन है, खनिज है, इन सब के लिए जो मानव है वो हमेशा प्रकृति पर निर्भर रहता है। जैसे खाने के लिए पेड़ पौधे से कंदमूल तोड़कर तो ये खाते थे, जो आदि मानव थे पेड़ पौधे से कंदमूल तोड़कर खाते थे। ठीक है, तो ये प्रकृति पे पूरी तरीके से निर्भर थे। अतः इस अवस्था को पर्यावरण निश्चयवाद का नाम दिया। यही जो अवस्था है इसी को पर्यावरण निश्चयवाद या नियतिवाद का विचारधारा कहा गया। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं, प्रारंभ में क्या था, जो मानव था वो आदिम अवस्था में था। ठीक है, और उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को खुद को ढाल लिया था। इस समय प्रौद्योगिकी का या जो टेक्नोलॉजी है उसका जो स्तर था वो भी बहुत निम्न था, बहुत कम था, ना के बराबर था। और मानव का विकास था वो भी नहीं हुआ था, बहुत कम हुआ था। मानव प्रकृति की सुनता था। ठीक है, प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था, उसकी प्रचंडता से डरता था। ठीक है, बारिश हो जाती थी तो छुपक जाता था, उसके पास अम्ब्रेला या रेनकोट तो था नहीं जो वो उससे बारिश से बच सकता था। ठीक है, संसाधनों के लिए जो मानव था, आदिम मानव था, वो प्रकृति पर निर्भर रहता था। आज की तरह तो नहीं है, जैसे कि आज हम जो खनिज है उनको ज़मीन में खुदाई करते हैं, कोयला, तेल,
सोना, चांदी, लोहा ये सब हम ज़मीन से निकाल लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जो मानव था पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था, खाने के लिए, पीने के लिए, यानी पूरी तरीके से वो प्रकृति पर निर्भर था। और इसी को ही जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद का नाम दिया है। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा नियतिवाद या जिसे निश्चयवाद भी कहते हैं, यहाँ से आपको क्लियर होगा। और जो इसके समर्थक है पर्यावरण निश्चयवाद या नियतिवाद, इसके जो समर्थक है वो रेटजेल, रीटर, हम्बोल्ट इसके समर्थक है। ये भूगोलवेत्ता है। ठीक है, ये तीनों इसके समर्थक है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेता है पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थक कौन है। तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं एक। ठीक है, रेटजेल, रीटर, हम्बोल्ट ये सब आप लिख सकते हैं। अब दूसरा जो विचारधारा आता है वो है संभववाद विचारधारा। इसमें क्या है, ये संभववाद जो विचारधारा है मानव जो अभी वर्तमान समय में उससे रिलेट करता है। ठीक है, वही है ये एक तरह से। ठीक है, संभववाद विचारधारा में क्या है, समय के साथ साथ क्या मनुष्य का विकास हुआ और अब प्रकृति से नहीं डरता था। समय के साथ क्या हुआ, जो मानव है, मनुष्य, उसका विकास होने लग गया। अब वो प्रकृति से नहीं डरता था। क्यों नहीं डरता था, जैसे कि बारिश हो रही है तो हमने अम्ब्रेला ले लिया या रेनकोट ले लिया तो हम बारिश से बच गए, इसलिए हम प्रकृति से नहीं डरते। अब हमें गर्मी लगती थी, पहले आदि मानव था, उसे गर्मी लगती थी तो उसे सहना पड़ता था, ठंड लगती थी तो उसे सहना पड़ता था। लेकिन आज अगर गर्मी लग रही है हमें तो आज क्या हमारे घरों में क्या पंखे हैं, कूलर है, एसी है। ठीक है, ठंड हो रही है तो हमारे पास जैकेट्स हैं, ठीक है, हीटर्स है, तो हम प्रकृति से बचते हैं। ठीक है, अब हम प्रकृति से इतना नहीं डरते हैं। ठीक है, अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा। ठीक है, समय बीतते गया और मनुष्य प्रकृति को समझने लगा, उसने खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा। अब मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा। अब मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। अब मनुष्य प्रकृति में क्या कर सकता था, परिवर्तन कर सकता है। जब मानव का विकास होने लग गया, हो रहा है विकास, ठीक है, मानव का विकास होने लग गया तो वो स्वतंत्र होकर जीने लगा। ठीक है, प्राकृतिक से स्वतंत्र होकर जीने लगा, प्रकृति से डरता नहीं था। अब मनुष्य जो था वो प्रकृति में परिवर्तन कर सकता था। प्रकृति में परिवर्तन करने का मतलब है कि वो ज़मीन में से खनिज निकाल सकता था, सोना हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम होगा, ये सब ज़मीन से निकाल सकता था। अब वो प्रकृति में क्या कर सकता था, परिवर्तन कर सकता था। पेड़ों को काट सकता था। ठीक है, पेड़ों को काट के घर बना सकता था, उद्योग लगा सकता था। ठीक है, अब मनुष्य संसाधनों का भी इस्तेमाल करने लगा था और मनुष्य ने प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका भी विकास कर लिया था। इसी को क्या कहा गया, इसी को संभववाद विचारधारा का नाम दिया गया। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको बता दूं, समय के साथ क्या हुआ, मनुष्य का विकास होने लग गया। अब वे क्या था, प्रकृति से था, वो डरता नहीं था। ठीक है, और मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लग गया। मनुष्य प्रकृति से अब क्या स्वतंत्र होने लग गया। ठीक है, स्वतंत्र होकर जीने लग गया। अब जो मनुष्य था वो प्रकृति में परिवर्तन भी कर सकता था। ठीक है, अगर उसे खनिज चाहिए था तो वो खुदाई कर सकता था, उसे लकड़ी चाहिए था तो वो पेड़ काट सकता था। ठीक है, उसने क्या करा, पेड़ों को काट कर, जंगलों को साफ करके खेती करने लग गया। ठीक है, उद्योग बनाने लग गया। ठीक है, घर बनाने लग गया। ठीक है, और इसी को ही, और अब क्या, उस समय क्या होता है, मानव का प्रौद्योगिकी का विकास भी ऊंचा हो गया था। मानव का प्रौद्योगिकी जो विकास था वो भी ऊंचा हो गया था। इसी को संभववाद विचारधारा कहा गया और इसके जो समर्थक है वो विडाल दी लाप्लास इसके समर्थक हैं। ठीक है, ये एक भूगोलवेत्ता है, इसके समर्थक है, संभववाद विचारधारा के समर्थक है वो विडाल दी लाप्लास है। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हुआ। अब है तीसरा जो भौगोलिक विचारधारा है वो नव निश्चयवाद विचारधारा है। ये जो नव निश्चयवाद विचारधारा है ये इन दोनों, जो मैंने आपको पहले विचारधारा बताया पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद, इन दोनों के बीच का रास्ता है। कैसे, वो देखिए। नव निश्चयवाद मध्यम मार्ग को दर्शाता है, यानी ये पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के जो बीच का रास्ता है उसको बताता है। वो क्या है, वो देखिए। नई संकल्पना में ना तो नितांत यानी पूरी तरह से पर्यावरण निश्चयवाद की ओर हमें बढ़ना है, यानी ऐसा नहीं कि हमें पूरा ही प्रकृति पर निर्भर हो जाना, प्रकृति से डरना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ना ही पूरी तरह स्वतंत्र हो जाए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा ही नहीं कि पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए, पेड़ों को काटने लग जाए, पोल्यूशन करने लग जाए, ठीक है, प्रकृति को नुकसान पहुँचाने लग जाए, उसका सर्वनाश करने लग जाए। ठीक है, मानव केवल प्रकृति के नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है।
ठीक है। और ये विचारधारा है, ये पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच का जो रास्ता है ये बताता है। इसमें ये कहा गया है जो नव निश्चयवाद विचारधारा है ये माध्यम मार्ग को दर्शाता है। इसके अंदर ये कहा गया है ना तो पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर रहना है आपको, ना ही पूरी तरह से स्वतंत्र होकर रहना है, पर्यावरण को जितना भी नुकसान पहुँचाओ, जितने भी पेड़ काटो, जितना भी पोल्यूशन करो, ठीक है, ना तो ये होना है। इन दोनों के बीच का जो रास्ता है वो पर्यावरण निश्चयवाद को दर्शाता है। मानव अगर प्रकृति के नियमों को समझेगा, उसका पालन करेगा, ठीक है, तभी वो प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। कैसे मानव प्रकृति के नियमों का पालन करके कैसे प्रकृति पर विजय करेगा? जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। आग का आविष्कार किस तरीके से हुआ? मानव ने प्रकृति के नियमों को समझा। आदि मानव तो उसने दो पत्थर को एक साथ घिसा, उससे घर्षण पैदा हुआ, ऊष्मा निकली तो आग जल गई। तो मानव ने पहले प्रकृति के नियमों का पालन करा, तभी तो उस पर विजय प्राप्त कर ली। अब एरोप्लेन है, एरोप्लेन का निर्माण कैसे हुआ? मानव ने क्या करा, जो वायु के नियम है, वायु के गति के जो नियम होते हैं उसको समझा, उसके बाद ही एरोप्लेन, गाड़ियाँ हो गई, कार हो गई, इन सब का आविष्कार कर पाया। तो मानव अगर प्रकृति के नियमों को समझेगा तभी उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। और ये जो पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद है इनके बीच का रास्ता दर्शाता है नव निश्चयवाद, ठीक है। और इस नव निश्चयवाद विचारधारा के जो समर्थक है वो है ग्रिफिथ टेलर। ये जो नव निश्चयवाद इस विचारधारा है इसके जो समर्थक है ग्रिफिथ टेलर है, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको तीनों जो भौगोलिक विचारधारा है उनके बारे में बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रौद्योगिकी का विकास। इसमें क्या है वो देखिए, मानव ने प्रकृति के नियमों को समझा तभी प्रौद्योगिकी का भी विकास होने लग गया। वो कैसे है वो देखिए, मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास किया, ठीक है। मानव ने प्रकृति के नियमों को समझा, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, आग का एग्जाम्पल दिया, वायु का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। मानव ने क्या करा, प्रकृति के नियमों को समझा, उसके बाद ही जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसका विकास किया। इसके उदाहरण भी है, इसके उदाहरण क्या है, घर्षण एवं ऊष्मा का उदाहरण मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। घर्षण एवं ऊष्मा, घर्षण मतलब घिसना, ऊष्मा मतलब गर्मी निकलना, ठीक है। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने आग की खोज में हमारी मदद की और आज हम आग का प्रयोग करते हैं। कैसे? मैंने आपको पहले ही बताया, आदि मानव है, उसने दो पत्थर को एक साथ घिसा होगा, उससे क्या होगा, घर्षण हुआ होगा और ऊष्मा निकली होगी तो आग जल गई होगी, तो वहाँ से आग जल रही है, ठीक है। तो मानव ने प्रकृति के नियमों को समझा तभी वो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सका। दूसरा एग्जाम्पल है DNA और अनुवांशिकी। इन्हें समझने के बाद हम ज़्यादातर बीमारी पर जीत पा चुके हैं। जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने DNA के बारे में से पढ़ा, ठीक है, अनुवांशिकी के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो प्रकृति के नियमों को समझने लगे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ज़्यादातर जो बीमारियां उन पर जीत पा ली और आज ज़्यादातर जो बीमारियां उनकी दवाई मिलती है, आप सबको पता है। ये कैसे हुआ, जब मानव ने प्रकृति के नियमों को समझा तभी ऐसा हुआ, ठीक है। वायु गति के नियम, मानव ने क्या करा, अधिक तेज गति से वाहन बनाने के लिए हमें वायु के नियमों को पढ़ना पड़ता है, तभी हम तेज वाहन बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई तेज चलने वाला वाहन बनाना है तो हमें सबसे पहले वायु के नियम पता होने चाहिए, वायु गति के नियम कैसे होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, तेज गति से चलने वाले जो वाहन है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो तीन मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, ये मानव ने किस तरीके से करा, और भी इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, आप सोच सकते हैं इसके एग्जाम्पल। तो ये इन सब का जो खोज है मानव ने किस तरीके से किया, तो मानव ने जब प्रकृति के नियमों को समझा तभी उस पर विजय प्राप्त की और अलग अलग जो खोज है, इन्वेंशन है, वो कर पाया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, वो प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण क्या है, इसके अंदर क्या है, प्रकृति का मानवीकरण। जब मानव समय के साथ साथ क्या हुआ, उसका विकास होने लग गया, उसका प्रौद्योगिकी का लेवल जो ऊंचा होने लगा, तो उसने जो
प्रकृति है, नेचर है, उस पर अपनी छाप छोड़ने लग गया। वो कैसे, वो देखिए, समय के साथ मानव पर्यावरण प्राकृतिक बलों को समझने लगा। समय होते गए, उसके समय बीतता गया, और जो मानव है वो प्रकृति के जो बल है, नियम है, उनको समझने लग गया। मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया। फिर मानव ने बेहतर प्रौद्योगिकी का विकास भी कर लिया। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद क्या, जब मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया, उसके बाद क्या हो, मानव ने अस्पताल बनाए, नगर बनाए, खेत बनाए, फलोद्यान बनाए, मैदान, चरागाह, पतन, अंतरिक्ष। मानव क्या हो, इतना मानव ने अपना प्रौद्योगिकी का लेवल इतना ऊंचा कर लिया कि वो अंतरिक्ष में भी जाने लगा, और अंतरिक्ष में उपग्रह, सैटेलाइट्स होते हैं, उनका भी पहुंचाने लग गया। इन सब का भी विकास किस तरीके से हुआ, ठीक है, ये मानव का प्राकृतिकरण इसमें आता है, यानी मानव ने प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ दी। तो आई होप मैंने आपको जितने भी टॉपिक अभी तक समझाएंगे आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जो इस बुक का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।